अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, हम लोगों का जो सेक्शन ए है उसके जो है वो कुछ सवाल रह गए थे, यहाँ पे उन्हें कंटिन्यू किया जा रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट देखें कि बंद बीजा जो नबातात है उनमें 300 बीजों की तैयारी के लिए कितने तकफीफ़ी मतलब मियोटिक की तकसीम की जो है वो ज़रूरत है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे सवाल का जो जवाब है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि नर ज़वाजे के अंदर जो है वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसका जो है वो मियोसिस की तकसीम होती है। तो याद रखिए स्टूडेंट, हर मियोसिस की तकसीम से जो है वो जो मेल गैमिट्स हैं, है ना, ये जो है वो इनकी 4 की तैयारी होती है। लेकिन फ़ीमेल के अंदर मतलब मेगास्पोर मदर सेल जो है वो उसमें मियोसिस की तकसीम होती है और हर एक में जो है वो एक ही जो है वो मेगास्पोर जो है वो बनता है। तो याद रखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग टोटल 300 बीजों की तैयारी की अगर बात करें तो इसमें मियोसिस की तकसीम तो जो फीमेल है ना, फीमेल गमीटोफाइट के अंदर जो है वो 300 की ज़रूरत पड़ेगी और मेल के अंदर जो है वो 75। तो अगर हम लोग टोटल मतलब कुल अगर लें तो आपको इससे जवाब यहाँ पर मिल जाएगा कि टोटल जो है वो 375 इतनी मियोसिस तकसीम की जो है वो ज़रूरत है। तो आइए स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। हमारा अगला सवाल है इसमें कि तर्क मस्कन इमाइग्रेशन जो है वो इस्तिलाह की तशरीह जो है वो कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लेसन नंबर 13 से लिया गया ये जो सवाल है कि तर्क मस्कन इमाइग्रेशन जो है वो इस्तिलाह की तशरीह जो है वो आपको देना है। तो स्टूडेंट याद रखें कि ये आबादी की जो कसाफत है उसे बताने के लिए जो बुनियादी अमल है इसके अंदर जो है वो टोटल जो है वो 4 चीज़ें आती हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो नई पैदाइश जो है, उसके बाद जो है वो इमिग्रेशन, उसके बाद अमवात और आखिरी जो है वो इमाइग्रेशन मतलब हिजरत या उस मस्कन को जो है वो तर्क कर देना। तर्क मस्कन जिसे जो है हम लोग कहते हैं, हिजरत भी कहा जाता है इसे। तो याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो आपको जवाब के अंदर जो है वो मिल जाएगा कि नेटलिटी क्या होती है ना। नेटलिटी मतलब आबादी की शरह, मोर्टेलिटी मतलब अमवात की शरह, इमाइग्रेशन मतलब जो बाहर से लोग जो है वो हमारे मस्कन में आए हैं, मतलब जो कहीं और से मतलब दूसरी जगह से मस्कन जो है वो छोड़कर हमारे यहाँ पर आए हैं और आबादी की शरह में इजाफ़ा कर रहे हैं। उसी तरीके से हिजरत करना, हमारा जो सवाल है वो ये कि हिजरत मतलब जिन्होंने उस वक्त जो है वो रिहाइश जो है, मस्कन जो है वो छोड़कर जो है वो लोग चले गए, तो इन्हें जो है वो उसमें से माइनस किया जाएगा। और इस तरीके से उसका जो है वो फार्मूला भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे NT+1 इज इक्वल टू NT प्लस B+I मतलब बर्थ और इमिग्रेशन, परदेसी से जो लोग यहाँ पर आए हैं वो, और इन्हें आपको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। और फिर D+E मतलब जितने लोगों की डेथ मतलब जितने लोगों की मौत हुई है, और इमाइग्रेशन जितने लोग ये मस्कन को छोड़कर चले गए हैं, ये दोनों को जमा करना होगा और उसके बाद आपको टोटल से इसको वज़ा करना होगा। तो इस तरीके से आपको आबादी की कसाफत ये जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट हमारा सेक्शन बी का जो है वो पहला सवाल, सवाल नंबर 3 कि मेंडल की कामयाबी की वजूहात क्या हैं। तो ये है स्टूडेंट लेसन नंबर 3 तवारुस और तग़य्युरात से। यह स्टूडेंट सफ़ा नंबर 78 हिस्सा अव्वल से कि मेंडल की कामयाबी की जो वजूहात वो है क्या है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही जो है वो सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की कामयाबी की वजह में सबसे पहला कि जो मेंडल ने जो तजुर्बात जो है वो किए थे, है ना, जो तजुर्बात मेंडल के हैं, उन्होंने बहुत ही एहतियात से इसका मंसूबा बनाया था और इसने जो है वो कई नमूनों पर जो मुश्तमिल जो खसूसियात को उन्होंने क्रॉस किया था, वो एक पहली वजह। उसी तरीके से इन्होंने हर तरह के पौधों की तादाद को रिकॉर्ड किया और तनासुब जो है उन्होंने बताया। तो आपने देखा होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है वो 3:1 का जो है वो तनासुब जो है वो होता है। उसी तरीके से जीनोटाइप में 1:2:1 का तनासुब होता है। उसी तरीके से डाई हाइब्रिड में जो तनासुब है फिनोटाइप का 9:2, 3:2, 3:1, और उसी तरीके से उसी का जीनोटाइप भी था 1:2:2, 2:4:1, 1:2:2, 1:2:1। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो तनासुब है ये उसकी जो है वो असल वजह भी थी। उसी तरीके से आप जो है वो तीसरा पॉइंट देखें कि उनके पौधों में मुतज़ाद खसूसियात आसानी से पहचान सकते थे।
तो स्टूडेंट ये जो मुतज़ाद ख़ुसूसियात मतलब यहाँ पे ये 7 ख़ुसूसियात के बारे में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो पौधे की ऊंचाई है, दूसरा फूल का मुकाम है, फूल का रंग है, फली का रंग है, फली की शक्ल है ना, और बीज का रंग और बीज की शक्ल। इस तरीके से ये 7 ख़ुसूसियात, और इनमें आपस में जो है वो गालिब होना और मगलूब होना, हर एक ख़ुसूसियात में गालिब और मगलूब जो है वो दिया हुआ है। जैसे कि पौधे की ऊंचाई जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबा पौधा जो है वो गालिब ख़ुसूसियात वाला है, और मगलूब जो है वो बौनापन। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे वो 7 ख़ुसूसियात का जो है वो मवाजना किया गया है। उसी तरीके से मटर के पौधे में हर 7 मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात को एक अवामिल के ज़रिए जो है वो काबू किया गया। मतलब हर एक फैक्टर इसके लिए जो है वो अलग अलग है, पूरे 7 हैं, और अवामिल जो है वो अलग अलग क्रोमोज़ोम पर वाक़ होते हैं, और ये नस्ल दर नस्ल जो है वो मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब मौरिस से नौमौलूद में जो है वो मुंतकिल होते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई जो कि तवारुस मतलब इनहेरिटेंस की असल वजह है। तो ये वजह जो है वो बनी उसकी कामयाबी की। यही आपको जवाब जो है वो लिखना होगा। अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 के डीएनए अंगश्त नक़ुश मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दर्ज झैल मराहल को सही तरतीब में जो है वो नज़्म कीजिए। मतलब आपको 4 जो है वो उसके स्टेप दिए हुए, मराहल दिए हुए, आपको उन्हें जो है वो अरेंज करना है। तो देखते हैं। ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपके सामने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो ये दिया हुआ है। याद रखें स्टूडेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सवाल जो है वो अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है। यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का देखिए एक सवाल लिखा हुआ है कि एक होटल में जुर्म के मुकाम पर जो है वो महीन मतलब तफ्तीशकार जो है उन्हें एक लाश के करीब खून के धब्बे और बाल मिले। पुलिस ने मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार कर लिया, और उसके बाद जो तफ्तीशकार जो है फॉरेंसिक जो टेस्टिंग करने वाले, उन्होंने मुजरिम की शनाख्त और तस्दीक के लिए कौन सी टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और इसे आपको वजाहत से बताना है। और स्टूडेंट इसी सवाल को जो है वो आधी लाइन में भी पूछा जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो है वो मराहल लिखें और उसके तकनीक की वजाहत कीजिए। तो स्टूडेंट ये देखें, ये सवाल इतना आपको घुमा सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो है वो बात हो रही है। तो हम लोग जो है वो हमारा जो क्वेश्चन था वो उसका स्टेप थे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे उसके जो है वो 7 स्टेप 7 मराहिल दिए हुए हैं। सबसे पहले है डीएनए को अलग किया जाएगा, डीएनए को अलग करना। दूसरा जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब पाबंदी का जो अमल है, इंहिज़ाम, उसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहते हैं वो। तीसरा जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद जो है वो सदन ब्लॉटिंग, और उसके बाद डीएनए के प्रोब का इंतखाब करना, उन्हें हाइब्रिडाइजेशन में प्रोसेस से गुजारना, और उसके बाद आखिर में इसकी फ़ोटोग्राफी। तो स्टूडेंट आपको जो है वो जो शुरू के 4 है यही आपको दिए हुए हैं, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। पहले नंबर पे आएगा डीएनए की अलहदगी, दूसरा रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, तीसरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसके बाद चौथे नंबर पे सदन ब्लॉटिंग। आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, इंसानी मनवे और बैज़े में फ़र्क लिखिए। तो इसके जवाब में स्टूडेंट आपको जो है वो इंसानी मनवा और बैज़ा ये दोनों में फ़र्क लिखना है। लेकिन आपको पता है कि स्पर्म और बैज़ा दोनों जो है वो अलग चीज़ें, लेकिन एक मेल और एक फ़ीमेल में, नर और मादा में, इसका फ़र्क जो है वो पूछा गया है। तो आपको दोनों ही चीज़ें जो है वो पता होना। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो है स्पर्म की, और ये आप जो देख रहे हैं ये है ओवम की। ठीक है, तो इसके अंदर स्टूडेंट आपको सबसे पहले जो है वो इनके जो खुलिया है ना, उसका जो साइज़ है, मतलब ये जो है लंबा खुलिया होगा, और ये मनवा जो है वो नर ज़वाजा है, और उसी तरीके से 3 हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल होता है। इसमें हेड, मिडल पीस, दरमियानी टुकड़ा और दुम का हिस्सा जो है वो पाया जाएगा। उसी तरीके से जो टोपी नुमा हिस्सा है, यहाँ पे हम लोगों को जो है वो एक्रोजोम की जो मौजूदगी दिखाई दे रही है, ये जो है वो बैज़े के अंदर नहीं होगी। उसी तरीके से एंजाइम जो खामरे है, एंजाइम हाइलोरोनिडेज, ये सब खामरे हैं, प्रोटियोलाइटिक खामरे हैं, ये जो है वो मौजूद होंगे। उसी तरीके से स्टूडेंट हर एक हिस्से में, मतलब गर्दन के हिस्से में, मिडल पीस में और टेल रीजन में भी आपको अलग अलग हिस्से जो है वो दिखाई देते। तो ये हम लोगों का नर ज़वाजा जो है वो पूरे तरीके से जो है वो किसके डायग्राम के हिसाब से भी आपको बताना है, और
दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बैज़े के अंदर, बैज़े का भी यहाँ पे जो है वो मरहला दे दिया दिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर भी जो है वो स्टूडेंट इसकी जो साख्त है, इसकी जो जिसामत है वो दी गई है, इसमें आपको फ़र्क लिखना है ना। उसी के अंदर इसमें जो मेम्ब्रेन है, जैसे कि वाइटिलाइन मेम्ब्रेन, पैरावाइटिलाइन स्पेस, ज़ोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो नर्स आवाज़े में जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपको मरकज़े भी बताना है कि इसमें मरकज़ा जो है वो बड़ा दिखाई देता है, जर्माइनल वेसिकल जिसे कहते हैं हम लोग, और उसी के बाद जो है वो साइटोप्लाज्म के हिस्से भी यहाँ पे दिए हुए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो है वो डायग्राम के मुताबिक, मेम्ब्रेन के मुताबिक और जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन है, उनके मुताबिक जो है वो आपको इसमें इम्तियाज़ करना है, इसमें फ़र्क जो है वो लिखना है। आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ, कि सवाल नंबर 6 कि जीन से इलाज, जीन थेरापी, इसके जो है वो इस्तेमालात जो है वो लिखिए। तो ये है स्टूडेंट सवाल नंबर 38 में आप जो है वो इसका जवाब जो है वो देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों की फ़हरिस्त बनाई है जिनके ज़रिए जीन थेरापी या किसी मर्ज़ के इलाज के लिए जो है वो ये जीन थेरापी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहला तो हम लोगों को ऐबदार जीन जो है, इन्हें जो है वो पहले ढूंढना होगा, फिर इन्हें जो है वो तब्दील करना होगा, है ना। ये सबसे पहला हमारा जवाब है। उसी तरीके से स्टूडेंट दूसरा कि वो जीन जो है वो फ़राहम किए जाए जो कैंसर के खुलियों को की तबाही जो है वो तेज़ करे और वो अपने असल खुलियात में जो है वो वापस आ जाए। उसी तरीके से स्टूडेंट उसके बाद है बैक्टीरिया या वायरल जीन जो है, इनको वैक्सीनेशन की शक्ल के तौर पर जो है वो फ़राहम किया जाए। उसी तरीके से एंटीजन का इजहार, मतलब उसका एक्सप्रेशन और नस्ल मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल, ये डीएनए को फ़राहम किया जाए। वायरल की जो रेप्लिकेशन है इसे रोका जाए, तो ऐसे जीन डाले जाए जो उसके ख़राब करने वाले जो जीन हैं उन्हें जो है वो ख़त्म करें, है ना। उसके बाद ख़राब नसीज की शफ़ायाबी को मुतहर्रिक करने वो जीन अपने को डालना होगा जो कैंसरस जो जीन है ना, जो कैंसरस सेल जो बना रहे हैं उन्हें जो है वो उस जीन को जो है वो रोकना है और उन्हें जो है वो तब्दील करना है। या फिर आखिरी ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि ऐसे जीन फराहम करना जो नए नसीज की अफजाइश को फ़रोग़ देते हैं या रुकावट बनते हैं। मतलब जो आपके नसीज आपके ख़राब हो चुकी है, वहाँ पे जो है वो जीन का अल्टरेशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, नई नसीज के जो अफजाइश है उसे आपको क्या करना है, बढ़ाना है, फ़रोग़ देना है, और जो चीज़ें वहाँ पर बढ़ रही हैं जो कि ख़राब है, आपके सेल को ख़राब कर सकते हैं, उनमें जो है वो रुकावट बने। तो इस तरीके से जो है वो जीन थेरापी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है कि सवाल नंबर 7 कि जीन फ़्लो और क्रोमोसोमल एबरेशन, इन इस्तिलाहात की जो है वो तारीफ़ हम लोगों को लिखनी है। तो यह है स्टूडेंट जीन फ़्लो, आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि जीन का जो बहाव है ना, कि ये जीन की आबादी में या उससे बाहर की नक़्ल व हरकत है जिसमें नक़्ल व हरकत जानदार की मुंतकली या ज़वाजे जो ज़ीरे है, जो उनका फैलाव है ना। तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट कि इनमें जो है वो इर्तिकाई तब्दीली तब आएगी जब यहाँ पर ज़वाजे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो इसी को आपको जो है वो जीन का बहाव ये आपको बोलना है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए की शक्ल में ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब ये एक जगह से दूसरी जगह फैलेंगे, तो इन्हीं जो है वो जीन का दबाव कहा गया है। उसी तरीके से स्टूडेंट दूसरा जो है वो क्रोमोसोमल एबरेशन, मतलब क्रोमोसोम की जो रुकावटें हैं वो यहाँ पर देखें। तो ये जो रीअरेंजमेंट हम लोग जिसको बोलते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है कि क्रोमोसोम की साख्त और शक्ल में जो है वो तब्दीली आती है। तो याद रखें स्टूडेंट, यही तब्दीली जो है वो क्रोमोसोमल एबरेशन है। तो यहाँ पर देखें आगे इसको लिखा हुआ है कि ये जीन की तरतीब, मतलब उसका जो सीक्वेंस है, इनमें जो है वो तब्दीली लाते हैं। तो अब ये तब्दीली किन तरीक़ों से हो सकती है, तो यहाँ पर देखें आप कि इसमें जो है वो 4 मरहले हैं, है ना। पहला जो है वो डिलीशन, खारिज करना, नक़ल करना, उल्टा इन्वर्शन, या फिर जगह को तब्दील करना। तो स्टूडेंट बहुत आसानी से आप ये डायग्राम में भी जो है वो इसे देख सकते हैं। यहाँ देखें शक्ल में हम लोगों को दिया हुआ है कि डिलीशन मतलब यहाँ पे जीन है ABCDEFG, है ना, H भी है। तो उसके बाद इसमें क्या हुआ, अचानक से जो जीन यहाँ पर D वाला है वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं है।
तो ये जीन जो है वो डिलीट हो गए। तो ये हो क्रोमोसोम की रुकावटें, एबेरेशन, उनमें तब्दीली हो गई। उसी तरीके से डुप्लीकेशन, तो यहाँ पर देखिए ए से लेके एच तक लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आगे क्या हुआ कि जीन डुप्लीकेट हो गए, मतलब BC दो बार आ गया, तो इसे जीन का डुप्लीकेशन कहेंगे, नकल करना। उसी तरीके इन्वर्शन, यहाँ पे देखिए ए से लेके एच तक लिखा हुआ है, लेकिन हुआ क्या, ए के बाद बी आने के बजाय ए के बाद DC ऐसे आ रहा है, सीक्वेंस चेंज हो गया। और ट्रांसलोकेशन में देखिए स्टूडेंट क्या हुआ कि जीन ए से लेके एच तक थे, लेकिन ट्रांसलोकेट हुआ, मतलब कोई दूसरे जीन यानी AB जो है वो कहीं और चले गए, और ABC के जाने के बाद यहाँ पे सीक्वेंस हो गया MNO और उसके बाद CDEFGH। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रोमोसोमल में जो है वो रुकावटें, उनकी शक्ली, साख्ती, दोनों तब्दीलियाँ जो है यहाँ पे देखी जा रही है। आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 कि दोहरी बारावरी की जो है वो अहमियत क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे दोहरी बारावरी की जो है वो अहमियत को लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सवाल यहीं पे लिखा हुआ है कि इससे जो है वो बारावरी की सूरत जो है वो यकीनी होती है, और उसके बाद जो है वो मॉरिस पौधा जो है वो ग़िज़ाइयत का ज़ख़ीरा ये बीज की शक्ल में करते हैं। तो बीज बनने का अमल स्टूडेंट याद रखें, बीज बनने का हमने अमल पूरा पढ़ा है। बारावरी भी हमने देखी है। तो बारावरी के अंदर जुनैन का तैयार होना, दरो तुख्म का तैयार होना, ये उस बीज में होता है, और ये दोहरी बारावरी का ही मरहला है। उसी तरीके से दोहरा जगता जो है वो जुनैन में तैयार होगा। तो जुनैन में तब तैयार होगा जब उसकी बारावरी होगी और एक नया पौधा जो है वो तैयार होगा। तो ये पौधा हुआ, लेकिन इसमें यहाँ पे जो दूसरी बारावरी जिसे कहा जाता है कि 3 गुना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ग़िज़ाइयत वाले दरो तुख्म जो नसीज तैयार करते हैं, ये ज़रूरी है, और यही बारावरी का जो है वो दूसरा जो है वो हासिल है, उसका प्रोडक्ट है। तो याद रखें स्टूडेंट, इसमें जो पहली बारावरी होती है उन्हें सिनगैमी कहा जाता है, और जो दूसरी बारावरी होती है उसे जो है वो ट्रिपल फ्यूजन, तेहरा मिलाप जिसे कहते हैं, वो होता है। और इस तरीके से स्टूडेंट एक इसकी अहमियत ये है कि ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है, इससे बचने में ये मदद करते हैं। मतलब एम्ब्रियो जो है वो एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एम्ब्रियो एक ही बनेगा। तो दोहरी बारावरी के अमल की ये सारी जो है वो अहमियत बयान की गई है। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 कि जड़ों के ज़रिए पानी को ऊपर लेने के मुतालिक शक्ल की मदद से ए और बी की शनाख्त करके उनकी तारीफ़ें जो है वो लिखिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो डायग्राम देखें, शक्ल बेस्ड डायग्राम बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये रहा स्टूडेंट इसका जवाब, आप देख सकते हैं डायग्राम बिल्कुल वही दी गई है। आपको ए और बी पूछा है, तो ए है आपका सिम्प्लास्ट और बी है आपका अपोप्लास्ट। तो ये एक्चुअल में रास्ते हैं, है ना, पानी के जाने के। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पाथवे फॉर वाटर अपटेक बाय द रूट, मतलब पानी को ऊपर ले जाने के लिए जड़ें किस तरीके से पानी को ऊपर लेके जाती हैं। तो इसमें आपको 2 चीज़ें पूछा है, तो आपका सिम्प्लास्ट और अपोप्लास्ट, और दोनों की तारीफ़ें पूछा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए गैर माया का रास्ता अपोप्लास्ट और हम माया का रास्ता, मतलब पानी जो है वो कहाँ से जा रहा है, आप उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है कि अगर पानी जो है, पानी की कुछ मिकदार जड़ों में मौजूद खुलियों और जड़ों के कचरा खुलियों की खुलवी दीवार या उनके बीच में जो खाली जगह है वहाँ से अगर गुज़रती है तो आप उसे अपोप्लास्ट कहेंगे। और वही पानी जो है वो अगर प्लाज्मोडेस्मेटा, मतलब एक प्लांट सेल दूसरा प्लांट सेल जहाँ से जुड़ा हुआ होता है, मतलब जो लिविंग सेल है, जिंदा खुलियात हैं, उनके बीच में से अगर जा रहा है तो इसे हम लोग जो है वो सिम्प्लास्ट जो है वो पाथवे कहेंगे। डायग्राम जो है वो स्टूडेंट देखिए, एक बार फिर से देखें, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अपोप्लास्ट में पानी जो है वो देखो इसके खुलवी दीवार से होता हुआ जा रहा है, मतलब ये सेल के अंदर से नहीं जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर पानी जो है वो ज़िंदा खुलियात के अंदर से जो है वो जा रहा है। ये देखिए, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में से जा रहा है, उसके जंक्शन को जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है, वहाँ से जा रहा है। तो ये दोनों में जो है वो फ़र्क है। तो आपको कहीं ना कहीं ये सवाल इसी तरीके से जो है वो। तो स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ आते, सवाल नंबर 10 कि हम बाशियत की वजाहत कीजिए। म्यूचुअलिज़म,
तो याद रखिए स्टूडेंट, म्यूचुअलिज्म मतलब है कि जब दो जानदार एक साथ रह रहे हों और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हों, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं, तो इस रहने के जो अमल को, मतलब ये एसोसिएशन को हम लोग जो ताल्लुक़ को जो बोलते हैं, वो कहते हैं हमबाशियत। ये है स्टूडेंट इसका जवाब। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहली मिसाल तो जो है वो लाइकेन की है, दगड़ फूल हम लोग जिसे कहते हैं हमबाशियत में, कि ये यहाँ पर एल्गी और फंजाई, ये दोनों जो है वो एक साथ रहते हैं। फंजाई उन्हें रहने की जगह देता है, बदले में एल्गी जो है वो सूरज की रोशनी को जज्ब करते शुआई तरकीब के अमल में हिस्सा लेते हैं। ये एक जो है वो हमबाशियत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यूचुअलिज्म, हमबाशियत। उसी तरीके से स्टूडेंट दूसरी भी मिसाल यहाँ पर लिखी हुई है कि हमबाशियत की दूसरी मिसाल में ये भी आता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एक फूल परिंदों को जो है वो नेक्टर, मतलब फूलों का रस जो है वो देखता है, बदले में वो इन परिंदों से जो है वो ज़ेरगी का अमल करवाते हैं। तो ये भी हमबाशियत है। दोनों जानदार एक साथ रह रहे हैं और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है, तो इसे हम लोग हमबाशियत जो है वो कहते हैं। हमारा अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल नंबर 11 कि पानी के इंजज़ाब को मुतासिर करने वाले अवामिल की तशरीह कीजिए। तो लीजिए स्टूडेंट, ये है आपका जवाब। बिल्कुल आपको सवाल उसी तरीके से जो है वो पूछा गया है। यहाँ पे देखें कि पानी को इंजज़ाब करने, है ना, इंजज़ाबी अमल को मुतासिर करने वाले अवामिल की फ़हरिस्त जो है वो बनाइए। तो यहाँ पे आपको सवाल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो पानी को जज्ब करने के लिए जो है वो शारी पानी, मतलब कैपिलरी वाटर जो है वो उसकी ज़रूरत है। दूसरा कि मिट्टी का जो दर्जा हरारत है वो 20 से 30 डिग्री तक जो है वो होना चाहिए। इसमें पानी का जज्ब इंजज़ाब जो है वो ज़्यादा होता है। उसी तरीके से मिट्टी के पानी में महलूल के ज़्यादा इर्तिकार से पानी की जज्ब करने की जो शरह है वो कम हो जाती है। और उसी तरीके से गैर हवादार मिट्टी में इंजज़ाब की शरह वो भी कम होती है। मतलब ये सब वो फैक्टर है, वो अवामिल है जिससे इंजज़ाब में फ़र्क पड़ता है। उसी तरीके से बढ़ता हुआ सिरियान, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो सिंचाई की मिट्टी में पानी के जज्ब की शरह को तेज़ करती हैं, है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये सब अवामिल हैं जो पानी के इंजज़ाब को मुतासिर करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि रीडिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएशन ये जो है वो क्या है। तो ये स्टूडेंट जो है वो लेसन नंबर 7 से लिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे तफरीक, गैर तफरीक और दोबारा तफरीक। तो स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन, तफरीक किसे कहते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट के पौधों के अंदर, जड़ों में, शाखों में जो उसकी राशि मुक़स्समी बाफ्त रहती है, ये लगातार जो है वो तकसीम होती रहती है। लेकिन तकसीम होने के साथ साथ कुछ खुलियात जो है, उनकी साख्त है, उनके जो काम है, उनके जो अफ़ाल हैं, उनमें फ़र्क आ जाता है और इसी फ़र्क को हम लोग तफरीक कहते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन। और ये तब्दीली उनके अंदर आती है। और याद रखें स्टूडेंट, ये तब्दीली जो है वो ज़रूरी है। जैसे कुछ खुलियात में तब्दीली आ गई, तफरीक हो गई। कैसे कि जैसे आबी नबातात हैं, उनमें जो है वो स्पंजी नसीज जो है वो उनकी दरमियानी जगह पर, फिर नबातात में मैकेनिकी जो हेल्प होता है पौधों के अंदर। उसके बाद जो बयानसी जो हवाई नसीज होती है पौधों में, उनकी तैयारी, ताकि पौधे जो है वो पानी में तैरते रहें। तो ये पानी के ऊपर तैरना, स्पंजी जो नसीज का बनाना, है ना। तो स्टूडेंट याद रखें कि ये वो खुलियात हैं जो पहले वो सेल हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन सेल ने अपने आप को किसी और हिस्से में जो है वो तब्दील कर लिया। तो स्टूडेंट याद रखें जो रूट हेयर्स हैं, जो जड़ों के जो बाल हैं, वो भी तफरीक की मिसाल में ही आएंगे, क्योंकि अब उनसे जो है वो पानी को जज्ब करने का काम लिया जा रहा है। उसी तरीके से स्टूडेंट गैर तफरीक, डी डिफ्रेंशिएशन, तो वो खुलियात यहाँ पे देखें कि जिसने तकसीम करने की सलाहियत खो दी है, तो उन्हें डी डिफ्रेंशिएशन कहा जाएगा, है ना। उसी तरीके से दोबारा तफरीक, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ जो आपको पेपर में जो सवाल हैं वो है रीडिफ्रेंशिएशन का। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको जवाब में ये लिखना है कि दोबारा तफरीक के ज़रिए तैयार करदा खुलियात एक बार फिर से
किसी ख़ास किस्म की तक़सीम और पुख्तगी होने की सलाहियत को दोबारा खो देते हैं, मतलब खो देना। तो ये जो है वो उसे दोबारा तफरीक, है ना, दोबारा तफरीक मतलब जो है वो तक़सीम होगा, फिर से जो है वो सलाहियत खो देगा, फिर दोबारा से अपनी तक़सीम होने की सलाहियत ला देगा। तो यही स्टूडेंट तीनों में जो है वो फ़र्क है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन। तफरीक में सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और रीडिफ्रेंसिएशन। इसे मिसालों के साथ जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे आपको इसे याद करना हो। तो स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 13 कि दर्ज झैल अलामात से मुतालिक तनफ़ुसी निज़ाम के मुनासिब नुक्स डिसऑर्डर की शनाख्त कीजिए और फिर से लिखिए। तो स्टूडेंट आते हैं हमारे किताब में जो है वो हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 257 पे। तो ये स्टूडेंट इसका जवाब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इंसानों में जो तनफ़ुसी अमराज है, जो मर्ज़ है, उनकी वजाहत यहाँ पर दी हुई है। तो आपको जो है वो ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, जैसे कि जिस्म का फूलना, एम्फाइज़ेमा, उसी तरीके से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दायमी खांसी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, शदीद खांसी, साइनोसाइटिस, अंदरूनी नाक की जो सोजिश है वो, और उसके बाद लैरिंगाइटिस, ये भी जो है वो दिया हुआ है। उसी के साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे निमोनिया, अस्थमा, एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस, ये भी पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें स्टूडेंट सवाल ये इस तरीके से पूछा है कि ये सब जो बीमारियां हैं, इनके अंदर आपको इनके जो बोलना चाहिए जो अलामात हैं वो आपको याद करनी होगी। कि अलामात आपको जो है वो पेपर में दी हुई है कि जैसे अलवेलाय का टूटना, सांसों में कमी आना, उसी तरीके से साइनसिस में जलन, म्यूकस का बहाव, और उसके बाद लैरिंग्स में जलन, गले में खराश, आवाज़ में करख्तगी, खांसी, है ना, कफ का आना, फाइब्रोसिस में जलन, लंग्स का ज़ख्मी होना। याद रखिए स्टूडेंट, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें कि आवाज़ की खुरदरी, मतलब जो है वो आवाज़ में जो करख्तगी आना जिसे कहते हैं, खांसी आना, ये जो है वो, उसी तरीके से आवाज़ की नली में जलन, गले में खराश, ये तो ये लैरिंगाइटिस के मर्ज़ को जो है वो बताता है ना। तो ये स्टूडेंट याद रखें, इस तरीके के जो सवालात जो है वो पूछे जा रहे हैं, मतलब आपको हर हाल में इनकी जवाब को जो है वो याद करना ही होगा, और अलामात के ऊपर जो है वो आपको बीमारी जो है वो बताना है। यहाँ पे देखें कि जो एस्बेस्टोसिस हैं, है ना, सिलिकोसिस वगैरह जो है, ये पेशा वराना है, मतलब ऐसे पेशों में जो है वो लोग रहते हैं जहाँ पे लगातार सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, धूल के ज़र्रात इनके ताल्लुक़ में रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, फाइब्रोसिस से जो है वो इनमें जो है वो जलन होती है, फेफड़ों का जो है वो नुकसान होता है, फेफड़ों में जो है वो जलन होते हैं, ज़ख्मी होते हैं। तो ये सब जो है वो स्टूडेंट जो है वो बीमारी के अकॉर्डिंग, मतलब जो बीमारी आपको होती है तनफ़ुसी निज़ाम से रिलेटेड, तो उसकी अलामात के ऊपर आपको उसके नुक्स को जो है वो बताना है। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 14 कि गंदे पानी मतलब सीवेज वाटर है, उसके सफाई के तरीके, मतलब इसमें जो उसका ट्रीटमेंट है उसमें शामिल बहुत सारे मराहल हैं, उनकी जो है वो तशरीह आपको करनी है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा सवाल नंबर 101। यहाँ पर आपको देखें पूरा फ़्लो चार्ट जो है वो दिया हुआ है। तो आपको सफाई के तरीके जो है वो बताने हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट देखें, जो वेस्ट वाटर है उसका जो है वो स्क्रीनिंग होगा, फिर उसके बाद ग्रिड सेटिंग होगी, और फिर उसके बाद जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट, और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और उसके आखिर में जो है वो एनारोबिक बायोरिएक्टर जो है वो लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो है वो कुछ नुकात जो है वो लिखने हैं, क्योंकि सवाल जो है वो सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो आपको ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जो है वो सबसे पहले जो स्क्रीनिंग है ना, उसके बारे में आपको जो है वो 1 से 2 पॉइंट लिख देने हैं, है ना, कि इसे किस तरीके से जो मोटे ठोस ज़रात हैं उन्हें जो है वो निकाल लिया जाता है, छलनी जिसको बोलते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग, उन्हें निकाल लिया जाएगा। फिर पत्थरों का गढ़ा बना के जो है वो उसके अंदर जो है वो
कुछ चीज़ें जो है वो निकाली जाएगी, बहुत सारे उसके अंदर जो वेस्ट पार्ट हैं ज़मीन में जो है वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। ये ग्रिड चैम्बर का जो है वो काम है। उसी तरीके से प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिस्मानी जो इलाज हम लोग जिसको बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है वो सेकेंडरी, जिसको हयातियाती इलाज भी कहा जाता है। इसमें जो है वो बीओडी, ये एक पैरामीटर है जिसके मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन में कितनी कमी जो है वो मौजूद है। और आखिर में जो है वो स्टूडेंट टर्शरी जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है ना। और इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे इसका जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसका वर्किंग पार्ट देखना है तो ये डायग्राम जो है हमने जो है वो बुक में डाली थी, ताकि इसमें स्टूडेंट और आसानी से जो है वो इन्हें समझ सकें कि जो है वो स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, ग्रिड चैम्बर जो है वो क्या होता है, डिस्पोज कैसे किया जाता है, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में एरेशन टैंक क्या होते हैं, और आखिर में जो टर्शरी ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब पानी को जो है वो डिसइंफेक्टेंट से यूज़ करके फिर उसे जो है वो नदी नालों में बहा दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये भी है आपको, या आप अगर पूरा पार्ट इसको पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से समझ भी आएगा।